9 दिसंबर को सुबह सुबह बेंगलोर के पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है और बात यह थी कि एक इंसान ने अपनी जान ले ली थी। पर जब पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि रूम के अंदर एक आदमी की बॉडी लटकी हुई थी और बॉडी के छाती पर एक A4 साइज पेपर पर बोल्ड लेटर में लिखा हुआ था, जस्टिस इज ड्यू। और तो और इस इंसान ने अपने कमरे में 90 मिनट का एक वीडियो और 24 पेज का एक नोट भी लिखा था। मगर इसने ऐसा क्यों किया और आखिर कौन था यह इंसान और क्या मजबूरी रही होगी उसकी जो उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि अतुल सुभाष की है। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अतुल सुभाष अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। अतुल के माता पिता यानी अंजू मोदी और पवन मोदी ने अतुल को बड़ी मुश्किलों से पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाया था। बचपन की पढ़ाई अतुल ने पूसा रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल और फिर केंद्र विद्यालय पूसा में की थी। बाद में वो आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चला गया था। फिर दिल्ली में पढ़ाई खत्म करने के बाद अतुल को बेंगलोर की एक IT से ऑफर आया और वो बेंगलोर चला गया। अतुल बेंगलोर की एक बहुत बड़ी कंपनी में इंजीनियरिंग का काम करता था और वो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मास्टर था, जहां उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी और वो अपने बूढ़े माँ बाप और अपने छोटे भाई विकास की जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाता था और उसकी लाइफ बहुत अच्छी खासी चल रही थी। पर उसकी लाइफ में बस एक ही चीज़ की कमी थी और वो थी एक लाइफ पार्टनर की। और इसी चीज़ के लिए उसने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाया था और अपने लिए एक लाइफ पार्टनर ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अतुल को ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ पार्टनर उससे बहुत ज़्यादा जल्दी मिलने वाली है शादी.com से। फिर 2018 में एक दिन अतुल की मुलाकात जौनपुर यूपी के रहने वाली निकिता सिंघानिया से हुई। निकिता सिंघानिया दिल्ली में एक इंजीनियरिंग कंपनी में नौकरी करती थी। अतुल जब पहली बार निकिता से बातचीत करने लगा तो उसे निकिता बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई लगती थी, क्योंकि निकिता बहुत ही कम बोलती थी और अतुल को ये लगता था कि निकिता को जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना बोला करती है और बहुत सोच समझ कर बोलती है। अतुल ये देख के खुश हो गया और सोचने लगा कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा समझदार होगी। मगर ऐसा नहीं था, क्योंकि निकिता ने खुद बताया कि उनकी भाभी और माँ ने उसे समझाया है कि शादी से पहले कम बात करो, नहीं तो शादी टूटने के चांसेस होते हैं। अब अतुल को समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर लड़की शादी से पहले ज़्यादा बोलेगी तो सच पता चल जाएगा। शादी के पहले निकिता धीरे धीरे करके खुलने लगी और दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी थी। अतुल को भी निकिता बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। फिर जनवरी 2019 में दोनों ने धूमधाम से शादी करने का फैसला लिया। पर निकिता अभी भी शादी फिक्स होने के बाद भी कम बातें किया करती थी, लेकिन अतुल को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर दोनों फोन पर बहुत देर देर तक बातें किया करते थे, लेकिन सिर्फ अतुल ही बोलता था और निकिता उसकी बातें सुनती और बहुत कम जवाब देती थी। लेकिन अतुल के दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि मुझे जल्दी से जल्दी शादी करना है निकिता से और लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। और अब वो दिन ज़्यादा दूर नहीं था, क्योंकि अप्रैल 2019 में निकिता और अतुल की शादी हो गई थी। क्योंकि निकिता के पापा की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, इसलिए निकिता के परिवार वालों ने निकिता की जल्द शादी करा दी थी, ताकि उसके पापा जी जीते जी अपने बेटी की विदा होते हुए देख सके। दोनों परिवार इस शादी से बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, अतुल ने हनीमून के लिए मॉरिशस जाने का प्लान बनाया था और बहुत एक्साइटेड था मॉरिशस में निकिता के साथ नई मेमोरीज बनाने के लिए। लेकिन जब अतुल निकिता के साथ हनीमून मनाने पहुंचा तो निकिता उससे बहुत काफी दूर दूर रहने लगी थी, क्योंकि ना तो निकिता अतुल से सही से बात किया करती थी शादी के बाद भी, और ना ही वो कभी अतुल के साथ कहीं बाहर घूमने जाया करती थी। अतुल को यह देख के बहुत परेशानी हुई कि निकिता उससे डिस्टेंस बना के रह रही है, तो उसने निकिता से कुछ पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। निकिता ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर बार बार पूछने के बाद भी निकिता ने मुंह तक नहीं खोला। फिर अतुल ने निकिता से बोला कि क्या हो गया है, मैंने कुछ किया है क्या, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है। लेकिन जब निकिता ने अतुल को रीजन बताया तो उसकी बातें सुनकर अतुल का दिल टूट गया था। मगर निकिता ने आखिर ऐसा भी क्या कह दिया था। देखिए, निकिता इतनी ज्यादा डिस्टेंस इसलिए बना कर रखी थी क्योंकि निकिता को कभी अतुल से शादी करना ही नहीं था। निकिता को उसके घर वालों ने जबरदस्ती शादी करने को कहा और उसके पापा की तबीयत भी खराब थी, तो इसलिए उसने अपने घर वालों की वजह से उसने अतुल से शादी की थी। और निकिता का मन ना होते हुए भी उसने अतुल से शादी कर ली, क्योंकि अतुल अच्छा खासा जॉब करता था और अच्छा इंसान था और अतुल का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था। अब ये सब सुन के मानो अतुल का दिल चूर चूर हो गया और इस बात को लेके उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा झगड़े हुआ करते थे।
लेकिन अतुल ने सोचा कि मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं अगर ट्राई करूंगा और निकिता को दिखाता रहूंगा कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसकी कितनी केयर करता हूँ, तो शायद उससे भी मेरा प्यार वैल्यू पता चल जाए। फिर दोनों मॉरिशस से वापस बेंगलोर आ गए। तो अतुल ने ज़्यादा एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दिया था ताकि निकिता को कंफर्टेबल फील हो सके। अतुल हर रोज़ 13 किलोमीटर अपनी बाइक चलाकर निकिता को उसके ऑफिस छोड़ने जाता था और फिर छुट्टी के बाद निकिता को वापस लेने भी जाता था। अतुल के जो भी एफर्ट्स थे वो निकिता को धीरे धीरे दिखने लगे और निकिता भी अब थोड़ा थोड़ा अतुल को पसंद करने लगी थी और जल्द ही वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। फिर कुछ दिनों बाद ही निकिता प्रेग्नेंट हो गई, जिसके बाद निकिता को नौकरी छोड़नी पड़ी। अब निकिता दिन भर घर पर ही रहती थी और टाइम पास करने के लिए वो या तो अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करती थी या वो पूरा दिन कोरियन ड्रामा देखा करती थी। और इस टाइम पर अतुल निकिता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था। अतुल निकिता को रेगुलर डॉक्टर चेकअप के लिए ले जाता था और वो उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आता था। यहाँ तक कि अतुल ने घर पर एक मेड और कुक भी रख लिया था ताकि निकिता को किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। अतुल ने यह सब इसलिए किया क्योंकि इस वक्त निकिता की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। उसने निकिता का ध्यान रखने के लिए अपनी मम्मी को दिसंबर में बेंगलोर बुला लिया था। अतुल बस ये चाहता था कि उसकी बीवी और बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर 2021 में निकिता ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम व्यम रखा गया था। बच्चे के आने के बाद अतुल को लगा कि हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, लेकिन वो बिल्कुल गलत था। बेटे के पैदा होने के बाद निकिता का बिहेवियर और भी ज़्यादा बदल गया। जब अतुल ने उससे पूछा ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तो उसने अतुल को यह कहा कि मैं अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती हूँ क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद औरतों को काफ़ी कमजोरी होती है। और दूसरी वजह उसने ये बताई कि उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है बच्चे पालने का। फिर उसी वक्त इंडिया में फर्स्ट लॉकडाउन लगा और आपको पता होगा कि बेंगलोर में कोरोना के केसेस बहुत ही ज़्यादा थे। उस समय ना तो कोई मेड्स मिल रही थी और ना कोई दुकान खुली रहती थी। लेकिन निकिता को कोई तकलीफ ना हो इसलिए अतुल ने कोई जुगाड़ करके एक लेडी हाउस हेल्पर रख लिया था। और अब निकिता पूरे दिन सिर्फ आराम करती थी और अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती थी। और अतुल न सिर्फ ऑफिस का काम करता था बल्कि घर का भी काम करता था और बच्चे को भी संभालता था। अब ये सब देखकर अतुल काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था क्योंकि निकिता कुछ करती ही नहीं थी और उसकी लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही थी, ना उसके पास जॉब थी। तो अतुल को लगा कि शायद निकिता वापस काम पे जाए तो थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट हो जाए। इसलिए अतुल ने निकिता को प्रोग्रामिंग सिखाई और फिर उसका रेज्यूमे बनाया। उसके लिए उसने बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी किया था और लास्ट में उसने निकिता को एक जॉब भी दिलाया था। लेकिन जॉब लगने के बाद और ज़्यादा परिस्थिति खराब हो गई थी निकिता की साइड से, क्योंकि जॉब लगने के बाद वो अतुल से ये बोलने लगी थी, मुझे तुमसे पैसे चाहिए और भी ज़्यादा पैसे चाहिए। निकिता पहले भी अतुल से पैसे मांगा करती थी, लेकिन अब इस बार उसे और भी ज़्यादा पैसे चाहिए थे क्योंकि उसे पैसे अपने बिजनेस में लगाना था। और इस बार कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी जो निकिता और उसके घर वालों ने अतुल से मांग रहे थे। इससे पहले उन्होंने 3 लाख मांगे, फिर 9 लाख और फिर 4 लाख। यह रकम बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी अतुल को अपनी पत्नी को देने के लिए, मगर बहुत सोच विचार करने के बाद अतुल को उन्हें पैसे देने ही पड़े। और ये सब तब हुआ जब पहला लॉकडाउन चल रहा था और ये सब के बाद फिर हुआ सेकेंड लॉकडाउन। इस वक्त निकिता की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई और इसकी वजह से निकिता की माँ निशा उनके साथ रहने बेंगलोर आ गई। ये निशा जी निकिता की माँ है जो अतुल से 50 लाख देने की मांग करती थी क्योंकि उनके परिवार को जौनपुर यूपी के सेंट्रल एरिया में एक अच्छा घर लेना था। लेकिन अतुल ने साफ मना कर दिया था पैसे देने से क्योंकि अतुल ने पहले से ही निकिता और निकिता के परिवार वालों को 16 लाख रुपए दे रखे थे और ये सब को लेकर उनके बीच हर रोज लड़ाइयाँ होती थी। फिर एक दिन निकिता ने अतुल से बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद उसने 17 मई 2021 को अपना सारा सामान बांधकर और बेटे व्यम को भी अपने साथ लेकर घर छोड़कर चली गई। अब निकिता दिल्ली में एक सेंसर नाम की एक कंपनी में काम कर रही थी और अपने बेटे के साथ वहीं रह रही थी और उसका परिवार जौनपुर में रहता था। फिर से एक बार अतुल बेंगलोर में एकदम अकेला हो गया था। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगा तो निकिता ने अतुल को ब्लैकमेल करके पैसे मांगने लगी। लेकिन अतुल उस वक्त काफ़ी अकेला, डिप्रेस्ड और परेशान रहता था। उसने पैसे नहीं दिए, जिसके बाद निकिता ने अतुल के ऊपर केस कर दिया था। निकिता ने अतुल के ऊपर दहेज, डोमेस्टिक अननेचुरल सेक्स और डिवोर्स जैसे केस किए और इनमें से कुछ केस सिर्फ अतुल पर नहीं बल्कि उसके परिवार पर भी थे क्योंकि वो लोग निकिता से दहेज मांग रहे थे और उसके साथ मारपीट भी कर चुके थे।
अतुल को अपने बेटे को देखे महीनों हो गए थे, इतना कि अब उसे अपने बेटे की शक्ल तक याद नहीं आ रही थी। पिछले 2 सालों में अतुल 40 बार बेंगलोर से जौनपुर जा चुका था कोर्ट में हाजिरी देने के लिए, और कई बार उसकी फैमिली भी जा चुकी थी। अतुल अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर कोर्ट हियरिंग्स के लिए जाता था, लेकिन कभी जज नहीं होता था तो कभी लॉयर्स की स्ट्राइक्स होती थी, जिसकी वजह से अतुल का बेंगलोर से जौनपुर आना बेकार था। जब अतुल ने निकिता से कहा कि इस मैटर को सेटल कर देते हैं हम लोग, तो निकिता ने उससे डायरेक्टली 1 करोड़ रुपए की मांग करी थी, जो निकिता ने आगे जाकर 3 करोड़ रुपए कर दिए थे। और अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वह कोर्ट की हियरिंग में वापस जाता रहे, और अतुल की मदद करने के लिए कोर्ट भी कुछ नहीं कर रहा था। अतुल के केस का जो पेशकार था उसका नाम माधव था। जब अतुल ने माधव से मदद मांगी कि मुझे बार बार यहाँ आना पड़ता है, महीने में कई बार आना जाना पड़ता है, ऐसे में मेरी नौकरी भी चली जाएगी। माधव ने अतुल की एक हियरिंग डेट्स को दूसरी डेट केस से बहुत ज़्यादा दूर रखे, ताकि उसे एक ही हफ्ते में या फिर एक ही महीने में ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। लेकिन जिस इंसान से माधव ने बात की थी वो आदमी बहुत ज़्यादा करप्ट था। माधव ने जिस करप्ट इंसान से हियरिंग की डेट के लिए बात की थी वो 50 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक की घूस खाता था, 2 हियरिंग डेट्स के बीच टाइम पीरियड्स ज़्यादा करने के लिए। इतना ही नहीं, अतुल के केस की जो जज थी रीता कौशिक, वो भी करप्ट निकली। रीता कौशिक ने अतुल से 5 लाख रुपए मांगे थे इस केस को सेटल करने के लिए। अब इस केस में अतुल की बीवी उससे पैसे मांग रही थी, जो यह पेशकार था वो भी पैसे मांग रहा था, आसपास के लोग उससे पैसे मांग रहे थे, और अब यहाँ तक कि जज भी उससे पैसे मांग रही थी। और ऐसा सिचुएशन हो गया था कि एक बार जब कोर्ट हियरिंग में अतुल ने जज से बोला कि निकिता ने मेरे ऊपर झूठे एलिगेशन लगाया है, तो रीता जो जज थी उन्होंने अतुल से कहा कि तो क्या हो गया, वो तो तुम्हारी बीवी है, इतना तो चलता है। अब ये सब सुन के अतुल शौक हो गया कि आखिर ये सब बात एक जज कैसे बोल रही है। अतुल ने शौक में जज से कहा कि हर साल ऐसे फॉल्स केसेस की वजह से ना जाने कितने पति अपने जान ले लेते हैं। जैसे ही अतुल ने यह कहा, अतुल की वाइफ निकिता ने उससे कहा कि तुम भी अपनी जान क्यों नहीं ले लेते हो। ये सब बातें सुन के सब हंसने लगे। फिर जज रीता ने निकिता को कोर्ट रूम से बाहर भेज दिया और अतुल से कहा कि उसे पता है कि यह केस फॉल्स है और ऐसा ही होता है यहाँ। अगर अतुल चाहे कि यह केस सेटल हो जाए तो उसे रीता कौशिक जो जज है उसको 5 लाख देने होंगे। एक तरफ उसकी बीवी थी जो उसके ऊपर एक के बाद एक गलत केसेस डाल रही थी, और ना ही बस उसके ऊपर बल्कि उसके परिवार के ऊपर भी। और दूसरी तरफ कानून था जो अतुल की मदद करने की बजाय उससे रिश्वत मांग रहा था। अतुल को अब ऐसा लग रहा था कि निकिता की फैमिली को सिर्फ पैसों से लगाव था और पैसों के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते थे। पर आप लोग सोच भी नहीं सकते किस हद तक गिर चुके थे निकिता और उसके परिवार वाले। इस बात का प्रूफ ये है कि अतुल की मुलाकात जब कोर्ट में निशा यानी निकिता की मां से हुई, तब उन्होंने अतुल को ऐसा कहा कि तुम अभी तक जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि मुझे तुम्हारे मरने की न्यूज मिलने वाली है। जब अतुल ने इसका जवाब दिया कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी, तो निशा कहती है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी फैमिली हमें पैसे देगी, वैसे भी पति और उसके परिवार की प्रॉपर्टी पर बीवी का ही हक होता है। अतुल अब पूरी तरह से हार चुका था क्योंकि उसे 3 साल से 5 लोग हरास करे जा रहे थे। अब अतुल को हमारे लॉ सिस्टम में भी भरोसा नहीं था, लोग भी उसे पागल बोल रहे थे। इसकी वाइफ निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया, जज रीता कौशिक, उसका भाई अनुराग सिंघानिया और निकिता के अंकल सुशील सिंघानिया, यह सभी लोग अतुल को हरास करते थे। और अब ये अतुल को अपने बेटे से मिलने भी नहीं दे रहे थे, और अतुल को उसकी प्रॉब्लम्स का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके बूढ़े माँ बाप को भी परेशान किया जा रहा था इन 5 लोगों के द्वारा। इन 3 सालों से ये सब कुछ होने के बाद अतुल को अब इस वक्त यह लग रहा था कि इस सब चीजों की फसाद की जड़ वही है और उसका पैसा है। अतुल को अब ऐसा लग रहा था कि अगर वह जिंदा नहीं रहेगा तो इन लोगों के पास कोई वजह नहीं होगा उसके परिवार को परेशान करने की। अतुल सुभाष जो एक 34 साल का इंजीनियर था, 8 दिसंबर को उसने इन सबसे परेशान होकर अपनी जान लेने का फैसला किया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे चीट किया, उसके दोस्तों ने उसे चीट किया, यहाँ तक कि जज ने भी उसे चीट किया। ये सब के कारण उसने सुसाइड करने का फैसला किया, लेकिन वो इतनी आसानी से किसी को छोड़ने वाला नहीं था। 8 दिसंबर को अतुल ने 90 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई थी, और एक 24 पेज का लेटर लिखा था जिसमें उसने अपने सारे एविडेंस अटैच किए थे, और इस स्टेटमेंट में सारे लोगों के नाम लिखे थे।
जिनकी वजह से वह यह कदम उठाने वाला था। और अतुल ने रात को 1 बजे अपने भाई को ईमेल किया था और अपना यह वीडियो और अपना नोट एक एनजीओ के एज ऑफ टुडे में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ये लिखा था। 14 दिसंबर को 2024 शाम के 7 बजे निकिता की मां यानी निशा और उसका भाई अनुराग दोनों ही गायब हैं। वो दोनों थर्सडे को अपने जौनपुर वाले घर से भागते हुए दिखाई दिए थे। निकिता 4 दिसंबर से अपने ऑफिस नहीं गई थी और वो भी गायब है। और जज रीता कौशिक बड़े लंबे छुट्टी पर है इस समय। इसी बीच अतुल के माता पिता और भाई हर कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे को जस्टिस दिला सके। वो लोग अपने बेटे को खो चुके हैं। एक ऐसा बेटा जिसे उन्होंने बड़े नाजों से पाला था, एक ऐसा बेटा जो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बेटे को इतनी तकलीफ दी गई थी कि उससे सहन भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। पर इस केस में एक चीज तो ठीक हुई, बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया को, उसकी मां को और उसके भाई को अतुल सुभाष की मौत केस में डायरेक्ट अरेस्ट कर लिया है। मगर वो लोग बेल पे निकल सकते हैं। लेकिन अतुल सुभाष का वो 24 पेजेस का नोट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने फील कर ही लिया हो कि वो कितना हेल्पलेस फील कर रहा था। अतुल ने अपने बेटे के साथ ज्यादा टाइम तो नहीं बिताया था, लेकिन वो अपने बेटे से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। और अतुल बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी बीवी यानी निकिता उसे पाल पोस कर बड़ा करे। अतुल की आखिरी इच्छाओं में से एक इच्छा ये थी कि उसकी अस्थियां तब तक नहीं बहानी चाहिए जब तक उसे इंसाफ नहीं मिल जाता। और अगर उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो चाहता है कि उसकी अस्थियां को कोर्ट के पास में गटर है, जिस कोर्ट में अतुल जाया करता था, वहां पर बहा दिया जाए, ताकि सब लोगों को पता चल जाए कि हमारा जस्टिस सिस्टम, हमारा लॉ पूरी तरह से फेल हो चुका है। इतनी सारी एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट या जज और बाकी अथॉरिटी पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है उसे वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए हमेशा के लिए कि इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। हाल ही में ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें गर्लफ्रेंड्स अपने बॉयफ्रेंड पर केस कर देती हैं, वाइफ्स अपने हस्बैंड पर केस कर देती हैं। बहुत सारे जो एल्डरली कपल हैं वो लोग भी लड़कियां लड़कों पर केस कर देते हैं और इनमें ज़्यादातर लड़कों पर ही केस होता है। 99.9% लड़कों पर यह केस फाइल हो जाता है और लड़कियां ये केस जीत जाती हैं, जबकि लड़कों की कोई गलती भी नहीं होती है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि हमारा लॉ सिस्टम ही करप्ट है और बुरी तरह से फेल हो चुका है। लड़कों को तो अपनी आवाज़ उठाने का मौका भी नहीं मिलता, उन्हें सिर्फ आवाज़ दबाना ही सिखाया जाता है। पर जब एक गलत फैसला एक इंसान की पूरी लाइफ चेंज कर देता है, उसके बाद इंसान वहाँ से गलत कदम उठा लेता है और अपनी जान ले लेता है।